पेपर कहाँ से आएगा कल? पेपर कौन से क्वेश्चंस होंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस समय, और ये रहा इसका आंसर। कॉम्पिटेंसी फोकस्ड प्रैक्टिस्ड क्वेश्चंस। ये वो जगह है जहाँ से कल पेपर बनेगा। जो टेक्निकल क्वेश्चंस हमें होते हैं ना, कि पेपर में टेक्निकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो कहाँ से आएंगे, ये वो जगह है। ये वो क्वेश्चंस हैं जहाँ से कल पेपर आएगा। ठीक है। कैसे क्वेश्चंस हैं इसमें? इसमें 1 मार्कर्स भी हैं, इसमें असर्शन रीजनिंग भी है, एमसीक्यूज हैं, असर्शन रीजन है, वेरी शॉर्ट आंसर हैं, शॉर्ट आंसर हैं, लॉन्ग आंसर हैं, वेरी लॉन्ग आंसर हैं, सबकी आंसर की भी है। ये 52 पेजेस आज का पूरा दिन है आपके पास। हर बच्चे को मैं बोल रहा हूँ, आज का पूरा दिन है आपके पास, ये 52 पेजेस। इसके बाहर से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो ऐसा हो जो आपको ना आता हो और जो आप कहो कि सर ये मुश्किल है। ये इसके बाहर आ गया। आपने तो कहा था कि नहीं आएंगे, बट इसके बाहर से आ गया। समझिए मेरी बात को। ये 52 पेजेस बस आज का टारगेट ले लो। 19 Feb 2026 का, आज का, जिन बच्चों का कल आईएससी अकाउंट्स का पेपर है आज का टारगेट ले लो कि ये हमने कंप्लीट करना है। बस उसके आगे मत सोचो। आप कहोगे कि ये सारे क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आ रहे हैं। ठीक है, डन। मैं सबसे पहले उन क्वेश्चंस पे आऊँगा जो इम्पोर्टेंट वन है। 1 मार्कर्स नहीं। मैं सबसे पहले ट्राई करूँगा वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग और वेरी लॉन्ग, इन पे। लास्ट में मैं एमसीक्यूज और एजर्शन रीजनिंग पे आऊँगा। चलिए मूव करते हैं थोड़ा सा। बहुत इसमें क्वेश्चंस आपको कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग के भी मिलेंगे, वो छोड़ दीजिए, उनका कोई नीड नहीं है अभी। ठीक है। वेरी शॉर्ट आंसर्स यहाँ से ट्राई करना शुरू करेंगे। आंसर्स वाली शीट निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के आंसर से निकाल लिया। एक एक क्वेश्चन साथ में करते हैं। मुश्किल चैप्टर्स, डिवेंचर्स, कैश फ्लो, शेयर्स, सबके वो क्वेश्चंस हैं हमारे पास जिनको हम टेक्निकल क्वेश्चंस बोलते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द बैलेंस शीट्स ऑफ मेडिक्विटी लिमिटेड। 31 मार्च 2024 20,000 का बैलेंस है। 31 मार्च 2023 50,000 का बैलेंस है। While preparing the cash flow statement of Mediquity Limited for the year 23-24, state with reasons the effect of changes in the amount of debtors on the cash from operating activities of the company vis-a-vis net operations before working capital changes। किसी को ध्यान हो प्लीज़ बच्चों, अगर जो भी एक बच्चा दो बच्चा जो भी मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को बोल दो सबको। ये ऐसा क्वेश्चन है ना, ऐसा 25 के स्पेसिमन में और 25 के क्वेश्चन पेपर में आया है। यही क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे 52 पेजेस जो हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये वही वाले क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आने हैं, जो पेपर में आने हैं। इन्होंने मुझे क्या बोला, 31 मार्च 2024 को मेरे 20,000 के डेटर्स थे, अब 50,000 के। वाइल प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ मेडिक्विटी लिमिटेड फॉर द ईयर, स्टेट विद रीजन द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन द अमाउंट ऑफ डेटर्स ऑन द कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है। वाइजा वाइज नेट ऑपरेशंस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। द करेंट ईयर बैलेंस शीट शोज अ डिक्रीज इन डेटर्स।
पहले कितने थे हमारे 50,000 के, अब हो गए 20,000 के। द करेंट ईयर बैलेंस शीट शोज अ डिक्रीज इन डेटर्स बाय 30,000 विच मीन्स दैट द कंपनी मस्ट हैव रिसीव्ड 30,000 कैश फ्रॉम द डेटर्स। हैंस कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी विल इंक्रीज बाय 30,000। आंसर देखिए, पिछले साल हमारे थे 50,000 के डेटर्स और इस बार हो गए हैं हमारे 20,000 के डेटर्स। तो इसका मतलब 30,000 रुपीज़। द करेंट ईयर बैलेंस शीट शोज अ डिक्रीज इन 30,000, कम हो गए हैं। इसका मतलब हमने रिसीव कर लिया होगा ना उनसे कैश। विच मीन्स द करेंट ईयर बैलेंस शीट शोज अ डिक्रीज इन डेटर्स बाय 30,000 विच मीन्स दैट द कंपनी मस्ट हैव रिसीव्ड 30,000 कैश फ्रॉम द डेटर्स। हैंस कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी विल इंक्रीज बाय 30,000। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी होगा वो इंक्रीज हो जाएगा 30,000 से, क्योंकि 30,000 हमें आ गए हैं। सिंपल। अगर आपके पास कैश आ जाता है तो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश इंक्रीज हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन। द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑफ अमेरिको मार्जिनली रिड्यूस्ड टू 2476 करोड़ फ्रॉम 2496 करोड़। RFO जो था हमारा, यानी RFO मीन्स सेल्स, रिड्यूस टू 2476 करोड़ फ्रॉम 2496 करोड़, मतलब 20 करोड़ से कम हो गई है हमारी सेल। विच एक्टिविटी रेशियो ऑफ द कंपनी विल गेट अफेक्टेड बाय दिस एज्यूमिंग RFO ऑपरेशंस इज ऑल इन कैश। अगर हम सारे RFO जो सेल करते हैं वो कैश में करते हैं तो हमारी कौन सी एक्टिविटी पे इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है? ठीक है, इसमें हमारा इफ़ेक्ट पड़ेगा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, आप एक बात बताओ, आपका कौन से फॉर्मूले में आप डायरेक्टली, कौन सी ऐसी एक्टिविटी रेशियो जिसमें डायरेक्टली आप सिर्फ RFO को यूज़ करते हो? ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, उसमें तो कॉस्ट ऑफ RFO आता है। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो में तो नेट क्रेडिट RFO आता है, और यहाँ बोला सारी तो कैश में हो रही है। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल्स भी नहीं हो सकती, वो तो परचेजेस वाली है। तो इसमें कौन सी आ रही है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है हमारा RFO अपॉन वर्किंग कैपिटल अपॉन RFO वाला। क्लियर है? सॉरी, RFO अपॉन वर्किंग कैपिटल वाला। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है बुक में। सारे क्वेश्चंस ना ISC के वही हैं जहाँ ये पेपर में डाल रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस मैंने बहुत देखे हैं पेपर में आते हुए। Woodcraft Limited purchased machinery for 90,000 from Moons Limited. As per the agreement, the payment is to be made by issuing shares of 100 each. While recording this transaction, share capital was credited by 2,000. ठीक है, अब इन्होंने हमें बोला हमने वुडक्राफ्ट लिमिटेड से एक मशीन खरीदी। वुडक्राफ्ट लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम मून्स लिमिटेड 90,000 की। तो सबसे पहले एंट्री लिखते हैं। हमने क्या करा? मशीनरी खरीदी, तो एंट्री हो गई मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मून्स लिमिटेड। अब हमने इनको पेमेंट करनी है 90,000 की। ठीक है, पर अब वर्ड कह रहे हैं वाइल रिकॉर्डिंग दिस ट्रांजेक्शन शेयर कैपिटल वॉज क्रेडिटेड बाय 72,000। मतलब हम जब इनको शेयर्स इशू करेंगे तो मून लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ आ रहा है 72,000, यहाँ आएगा 90,000। तो इसका मतलब 18,000 हमारा जाएगा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में। ठीक है, पहली एंट्री, दूसरी एंट्री। तो ये जो 72,000 से हो रहा है इसका मतलब 18,000 का हमारा SPR जा रहा है। ये एंट्री बन गई हमारी। अब इन्होंने कहा स्टेट वेदर द शेयर्स आर इशूड एट पार और प्रीमियम। प्रीमियम पे इशूड हो रहे हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हम इशू कर रहे हैं उनको? देखिए, हमने उनको देने थे 90,000 रुपीज़ टोटल। ठीक है, पर अब हम यहाँ पे 18,000 शेयर्स का वो आ रहा है। अब मैं आपको एक पॉइंट बताऊं, अगर कभी आपको ये ना पता हो ना क्वेश्चन में कि एक शेयर कितने का है, जैसे यहाँ है 100 का दिया है, अगर ना पता हो तो आपने हमेशा उसको एज्यूम करना है कि 10 रुपीज़ का है, पर यहाँ दिया हुआ है।
तो अब 18,000 शेयर्स हम प्रीमियम के दे रहे हैं और एक शेयर का प्राइस है हमारा 100, तो 18,000 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। मतलब हम उनको कितने शेयर्स इशू कर रहे होंगे, 180 शेयर्स। सिंपल, क्लियर है मेरी बात। हम उनको कितने शेयर्स, सॉरी यहाँ पे प्रीमियम क्या आ गया, आई एम सॉरी, नहीं, क्विट, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ उनको कितने शेयर्स इशू करेंगे, टोटल 72,000 देने थे, तो 72,000 डिवाइडेड बाय 100 का एक शेयर, तो हम उनको इशू कर रहे हैं 720 शेयर्स, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 720 और इशू हो रहे हैं प्रीमियम पे 720। क्लियर। मैंने 125 वगैरह कुछ नहीं किया प्रीमियम के लिए निकालने के लिए, मैं डायरेक्टली इससे कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म dash or goodwill will be shown as realized at book value if there is no information regarding the realized value of the asset. Furniture, जो भी हमारा इंटेंजिबल एसेट होता है ध्यान दीजिएगा, जो भी हमारा इंटेंजिबल एसेट होता है अगर उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो वो रियलाइज्ड ही नहीं होगा। प्लीज़ मेरी बात फिर से ध्यान से, जो भी हमारा इंटेंजिबल एसेट होता है अगर मुझे उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना पता हो तो वो रियलाइज्ड ही नहीं होगा, और कोई भी ऐसा टेंजिबल एसेट जिसके बारे में मुझे सेम इन्फॉर्मेशन पता हो तो वो सेम अमाउंट पे ही रियलाइज्ड हो जाएगा। फिर से, कोई भी ऐसा इंटेंजिबल एसेट जिसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन ही ना पता हो तो वो रियलाइज्ड ही नहीं होगा, और कोई भी ऐसा एसेट जिसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन पता हो तो वो सेम अमाउंट पे ही रियलाइज्ड हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन ना भी पता हो, वो टेंजिबल है तो सेम अमाउंट पे रियलाइज्ड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 लेते हैं। दिव्या ट्यूब्स लिमिटेड हैज़ दी फॉलोइंग अकाउंट्स इन इट्स बुक्स, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिए हैं, मशीनरी दिया है। बाय हाउ मच अमाउंट द कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ विल गेट अफेक्टेड। मुझे एक्यूमुलेटेड का दे रखा है, मुझे ये दे रखा है। अब मुझे बताना है कि बाय हाउ मच अमाउंट द कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ विल गेट अफेक्टेड। आप बच्चों आज आपके पास पूरा दिन है, मैं बार बार आप लोगों से एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा, सिर्फ आज एक दिन अगर आपने ये 52 पेजेस पे लगा लिए, ठीक है। जिस बच्चे को चाहिए ना कि हमें 80/80 एग्ज़ाम में चाहिए उसको मिल जाएंगे, क्योंकि पेपर इसके बाहर नहीं आएगा। पर्टिकुलर्स रुपये, सबसे पहले आता तो है यहाँ पे हमारा, जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बनाते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का एनपीबीटी। अब ये एक्यूमुलेटेड में आया है, यानी ये है हमारा करंट ईयर का डेप्रीसिएशन, ये करंट ईयर का डेप्रीसिएशन आएगा, तो ये आएगा यहाँ पे। एनपीबीटी तो दिया नहीं हुआ, एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस, 25,000 का डेप्रीसिएशन आएगा। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी तो माइनस हो जाएगा, और लेस होगा गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। $7,500 का।
यहाँ होता है सबसे पहले हम लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर उसके बाद ऐड एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस 25 का डेप्रीसिएशन आ गया, लेस गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ये इसके अलावा कोई और पॉइंट है नहीं। बहुत बच्चे इस पॉइंट का भी कुछ यूटिलाइजेशन करेंगे नहीं, पर इसका नहीं, सिर्फ ऑपरेटिंग का पूछा है। 17,500 ये ऑप्शन है मेरा, ये आंसर आना चाहिए 17,500। चलिए, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ फॉरेन की इन अ डेटाबेस, ये क्वेश्चन नहीं है हमारा, ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का है। अब ये क्वेश्चन 36। इन द बुक्स ऑफ ब्लैक लिमिटेड बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑन ओपनिंग ऑन क्लोजिंग। अब मैं आपको एक बहुत छोटा सा तरीका बताता हूँ। अगर कभी भी आपको किसी भी प्रोविजन या रिजर्व का बैलेंस दिया हो पहले से, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, इसका ओपनिंग कौन सी डेट का है, 1 अप्रैल 2023, बस यहाँ डाल दीजिए, इस साइड से स्टार्ट कीजिए क्रेडिट से, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग है 2 लाख का, टू बैलेंस कैरेट डाउन 1,60,000, क्लोजिंग यहाँ आ गया, ठीक है, ये ओपनिंग आ गया, ये क्लोजिंग आ गया। In that year, Black Limited had to pay an underwriting commission of 4,60,000 to underwriters of the company. ओपनिंग क्लोजिंग यूटिलाइजेशन, जब भी आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट या कोई भी ऐसा बनाते हैं रिजर्व का या प्रोविजन का, एक सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ। चाहे आप कोई भी प्रोविजन का अकाउंट बनाते हैं, रिजर्व का बनाते हैं या प्रीमियम का बनाते हैं, किसी भी इन चीज़ का बनाते हैं अकाउंट, लेजर डब्बा, ओपनिंग, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन मतलब जितना उस बैलेंस में से यूटिलाइज हो गया अमाउंट, 4,60,000 हमारा यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ डाल दीजिए टू अंडर राइटर्स या अंडर राइटिंग कमीशन 4,60,000, ठीक है। फिर उसके बाद द पेमेंट वॉज डन बाय द इशू ऑफ 8% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट, द डिस्काउंट वॉज रिटर्न ऑफ फ्रॉम द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। अल्टीमेटली अब टोटल हमने देखिए कितना यूटिलाइज किया है, 4,60,000 हम यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। द पेमेंट वॉज डन बाय द इशू ऑफ 8% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट, द डिस्काउंट वॉज रिटर्न ऑफ, द पेमेंट वॉज डन बाय द इशू ऑफ 8% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट, ठीक है। The discount was written off from the securities premium. In the year, Black Limited paid underwriting commission 4,60,000 to underwriters of the company. The payment was done by the issue of 8% debentures of 100 each at a discount. हमने डिस्काउंट पे अंडरराइटर्स को डिवेंचर्स भी इशू किए हैं। अब ये 8% कैसे है, ध्यान से देखते हैं। हम एक जनरल एंट्री लिखते हैं, ठीक है। हम डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे अंडरराइटर्स को, underwriters account debit discount on issue of debentures account debit to debentures account। मेरे पास ओपनिंग में कितना था प्रीमियम, 2 लाख का, 1,60,000 यहाँ से आया, ठीक है। फिर से ध्यान से देखिए, मेरे पास ओपनिंग में कितना था प्रीमियम, 2 लाख का, मेरे पास ओपनिंग में 2 लाख का एसपीआर पड़ा था, 1,60,000 का एसपीआर अब क्लोजिंग में पड़ा है, मतलब मैंने 40,000 का एसपीआर यूटिलाइज कर लिया, मतलब मैंने 40,000 का एसपीआर यूटिलाइज कर लिया, ठीक है। अब मेरी ये जो एंट्री है और जो 40,000 का एसपीआर, ये यहाँ अंडरराइटिंग का इसका नहीं है, ये डिवेंचर्स का अमाउंट है, यहाँ आएगा 40,000, क्योंकि जितना मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ।
अब मैंने जो SPR यूटिलाइज कर लिया 40 का, उसकी जनरल एंट्री बना रहा था। 40,000 का यहाँ आया, 4,60,000 के डिवेंचर्स इशू कर रहा हूँ अंडर राइटर्स को, तो मतलब टोटल 5 लाख के डिवेंचर्स जा रहे हैं। अंडर राइटर्स को 4,60,000 देने थे, डिस्काउंट हुआ है 40,000 का और डिवेंचर्स हुए 5 लाख के। 40,000 अपॉन 5 लाख इंटू 100 यानी 8%। 100 रुपये का डिवेंचर था जिसका 8% यानी कि 8 रुपीज़, ये हमारा डिस्काउंट है पर डिवेंचर। ठीक है मेरी बात, ये हमारा डिस्काउंट है पर डिवेंचर। इस तरह वाले क्वेश्चंस प्लीज़ बच्चों ध्यान से, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये चीज़ रेक्टिफाई द एरर्स। आप इस क्वेश्चन में मुझे बच्चों कोई एरर बता सकते हो यहाँ तक देख के? रेक्टिफाई द एरर्स गिवन इन द गिवन एक्सट्रैक्ट ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड रीड्रॉ इट अगेन। मैं बताऊँ आपको एक छोटा सा एरर। कभी भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ना 97.56 वगैरह नहीं हो सकता। RFO का जो परसेंटेज होता है वो हमेशा 100% ही होता है। RFO का जो परसेंटेज होता है वो हमेशा 100% ही होगा। इसका बेस है RFO का ये हमारा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 39 पे आएंगे अब हम। आई जस्ट वॉन्ट कि आप लोग एक 5 मिनट्स का ब्रेक लीजिए। मैं 5 मिनट्स में वापस आऊँगा, जस्ट आपको वापस इनको स्टार्ट करवाने, जस्ट 5 मिनट्स।